दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रेडिंग इतिहास में। दोस्तों, आज देखते हैं कि रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब ROE और रिटर्न ऑन नेट वर्थ मतलब RONW कंसेप्ट है क्या, ये क्यों यूज होता है, आपके डेली लाइफ में आप इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, इसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, इसका रोल क्या है, आइडियल वैल्यू क्या है, कैसे चेक करते हैं, ये आज सब डिस्कस करते हैं। दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि बेसिक कंसेप्ट क्या है। ROE और RONW ये दोनों भी सेम ही कंसेप्ट है। मतलब यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी बोल रहे हैं और रिटर्न ऑन नेटवर्थ दोनों भी सेम है, फॉर्मूला भी दोनों का सेम है। तो चलिए दोस्तों, ये देखो ROE का फॉर्मूला ये है कि नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। नेट प्रॉफिट मतलब क्या होता है, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो कुछ भी कंपनी को रहता है वो है उनका नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का जो प्रॉफिट रहता है वो है उनका नेट प्रॉफिट। और शेयर होल्डर्स इक्विटी में आता है मेजरली ये दो आते हैं। आउटस्टैंडिंग शेयर्स मतलब जब कंपनी ने उनका आईपीओ लाया था, आईपीओ में जितने अमाउंट्स ऑफ शेयर्स लाए थे वो है उनके आउटस्टैंडिंग शेयर्स। और रिजर्व कैपिटल्स मतलब जब भी कंपनी कोई प्रॉफिट होता है वो उस प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट उनके शेयर होल्डर्स को देती है, जिसे हम डिविडेंड कहते हैं, और कुछ उनके खुद के पास रख लेती है। और जो खुद के पास रखती है वो उनके रिजर्व कैपिटल हो गए। कुछ बार ऐसा होता है कि कंपनी उनके शेयर होल्डर्स को जो है वो डिविडेंड नहीं देती, सबका सब प्रॉफिट उनको खुद को रख लेती है। तो फिर उनका कुछ अगर बिजनेस एक्सपांशन का प्लान हो या कुछ भी उनको जिस लिए भी चाहिए होगा, तो ये हो गया रिजर्व कैपिटल। तो कंसेप्ट तो क्लियर हो गया कि ROE क्या है, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। अब ये देखो, जैसे नेट प्रॉफिट बढ़ेगा ROE बढ़ेगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोफेशनल, और जैसे ही शेयर होल्डर्स की इक्विटी बढ़ेगी ROE घटेगा क्योंकि ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आपको समझ रहा होगा, मैं आशा करता हूँ कि जैसे ये इनडायरेक्टली है तो ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, और ये बढ़ेगा तो नेट प्रॉफिट बढ़ेगा, तो ROE बढ़ेगा, ROE बढ़ेगा तो नेट प्रॉफिट बढ़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। चलिए दोस्तों, एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। आपकी बेसिक डेली लाइफ का एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपने बैंक में 1 लाख रुपए की FD की है, मतलब फिक्स डिपॉजिट कर दिया 1 लाख रुपए का, और उस पे आपको प्रॉफिट हो रहा है 7,000 रुपए। तो अगर हम ROE कैलकुलेट करते हैं, मतलब हमारा फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। मतलब अभी इस केस पे हम 1 लाख रुपए कंसिडर कर लेते हैं कि आपने जो बैंक में FD किया है। तो 7,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख रुपए, उसका आंसर आता है 0.09। और अगर हम इसे परसेंट में कैलकुलेट करते हैं 0.07, और अगर हम उसे परसेंट में कैलकुलेट करते हैं तो परसेंट ROE आता है इंटू 100 इज इक्वल्स टू 7%। मतलब जब आप बैंक में FD कर रहे हो तो आपका रिटर्न ऑन इक्विटी है ऑलमोस्ट 7%। ये एक आपको जस्ट एक बेसिक एग्जांपल दे दिया मैंने। ये एक्चुअली ऐसा नहीं होता है कंसेप्ट। एक्चुअली कंसेप्ट कैसा है वो सेकंड एग्जांपल पे देखते हैं। ये देखो आ गया सेकेंड एग्जांपल। यूं समझ लो कि कोई भी XYZ लिमिटेड एक कंपनी है, उसके शेयर होल्डर्स इक्विटी है 1 लाख रुपए, और उस 1 लाख रुपए पे उनको प्रॉफिट हो रहा है 20,000 रुपए का। मतलब अगर हम ROE कैलकुलेट करते हैं तो हमारे फॉर्मूला में जैसे कि 20,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख दैट इज 0.2, और परसेंट ROE इज इक्वल टू 0.2 इंटू 100 दैट इज 20%। अब कभी भी अगर मैं अब आइडियल वैल्यू की बात करता हूं आपको कि कौन सी कंपनी में आपको निवेश करना चाहिए। अगर कंपनी की ROE अगर 15 से 20 में है तो कंपनी अच्छी है, 20 से भी ज्यादा है तो वो कंपनी और भी अच्छी है। पर मिनिमम क्राइटेरिया आपको ये रखना है कि 15 से 20 तक तो भी कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी होना चाहिए। अगर उससे कम है, अगर सपोज कोई कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 5% ही है, तो फिर उनको कंपनी खड़े करने की और इतना सब कुछ करने की कुछ जरूरत नहीं है ना। अगर उन्होंने उसका उनका पैसा अगर FD भी कर दिया तो ज्यादा रिटर्न आ रहे हैं उनको। इसलिए दोस्तों कि कोई भी कंपनी अगर आप देख रहे हो तो उनका जो है आइडियल वैल्यू जो है ROE की, रिटर्न ऑन इक्विटी की, वो होनी चाहिए 15% से आगे। 15 to 20% मोस्टली रहती है, पर अगर 20 से भी ज्यादा है तो वो और भी अच्छा है। पर कम से कम 15 तो भी होना चाहिए ही चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये दो एग्जांपल आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब ये देखते हैं कि हाउ टू चेक ROE। ROE कहाँ पे चेक, कहाँ पे करना है हमें। तो सबसे पहले हमें अपना जो कोई भी ब्राउजर होगा वो ब्राउजर खोल लेना है। ब्राउजर पे जाने के बाद हमें
मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे जाना है। मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे आते ही यहाँ पे जो ऊपर सर्च का जो ऑप्शन होता है, यहाँ पे हमें कोई भी कंपनी का हमें स्टॉक सर्च कर लेना है। सपोज हम एच डी एफ सी बैंक का अगर हम स्टॉक सर्च करते हैं, ठीक है, तो ये आ गया एच डी एफ सी बैंक। ध्यान से देखिए दोस्तों, मैं कहाँ पे जा रहा हूँ आरओई देखने के लिए। एच डी एफ सी बैंक हमने ओपन कर लिया है। यहाँ पे एक फाइनेंशियल्स करके एक कॉलम है सेपरेट, यहाँ पे फाइनेंशियल्स में जाना है एच डी एफ सी बैंक के। फाइनेंशियल्स में जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक कॉलम है, नीचे आए हम, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेशो नाम का एक कॉलम है। रेशोज में जाएंगे और रेशो में जाने के बाद रिटर्न रेशोज, मतलब ये रिटर्न का एक रेशो है ना, रिटर्न ऑन नेटवर्थ और इक्विटी, ये यही है आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी। एच डी एफ सी बैंक का मार्च 2020 में था 15.45 का आरओई, जो कि ठीक है। मार्च 19 में था 14.53, 18 में था 16.83, 88, 16.61, 17.22। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उनका आरओई अच्छा है एक तरह से। अगर दूसरी कोई कंपनी का अगर हम फिर से आरओई अगर देखते हैं, हाँ, अगर हम, चलो एक आपको डिसएडवांटेज भी बोल देता हूँ कि आरओई का क्या है। अगर हम कोई एक कंपनी देखते हैं, सपोज यस बैंक हमने फिर से ले लिया, ठीक है, यस बैंक में गए, फिर से फाइनेंशियल्स में गए। फाइनेंशियल्स में जाने के बाद हमें जाना है रेशो के कॉलम में। रेशोज में गए, रेशोज में जाने के बाद हमें जाना है रिटर्न रेशोज में। तो रिटर्न रेशो में आप देख सकते हो कि मार्च 2020 में यस बैंक का आरओई जो है वो -75% है। तो इतना बड़ा कैसे हो गया? अगर हम पास्ट में अगर देखते हैं तो मार्च 19 में था 6.35, 18 में था 16, 15, 18, जो कि अच्छा था। कम कम हो गया, ठीक है, घटा होगा कुछ, पर मार्च में डायरेक्ट -75%, ये बहुत बड़ा एक अमाउंट हो गया। तो दोस्तों ये ऐसा क्यों हुआ? तो यस बैंक ने अभी लाया था एफपीओ, बराबर। एफपीओ लाया मतलब जो कि उनके शेयर होल्डर्स की जो इक्विटी है, वो शेयर होल्डर्स की इक्विटी उनकी घटी, और जैसे ही शेयर होल्डर्स की इक्विटी घटी, शेयर होल्डर्स मतलब आउटस्टैंडिंग शेयर्स जो है वो बढ़ गए, उनके आउटस्टैंडिंग शेयर्स बढ़ गए एफपीओ के कारण। अब नीचे की वैल्यू अगर मतलब शेयर होल्डर्स की वैल्यू बढ़ गई, नीचे की वैल्यू जब बढ़ती है तब आरओई घटता है। तो इतना शेयर्स लाए यस बैंक ने कि उनकी आरओई जो है, एफपीओ लाए मतलब और नए शेयर्स मार्केट में लाए और आउटस्टैंडिंग शेयर्स उन्होंने बढ़ा दिए, मतलब शेयर होल्डर्स इक्विटी बढ़ा दी। शेयर होल्डर्स इक्विटी बढ़ा दी मतलब आरओई ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, अगर नेट प्रॉफिट पहले भी सेम था बाद में भी सेम है तो। इसलिए यस बैंक का जो है वो आरओई इतना घटा। और अगर कोई कंपनी अगर बायबैक करती है, बायबैक अगर कोई कंपनी करती है तो उसका आरओई बढ़ेगा। जैसे एफपीओ लाने से आरओई घटता है, वैसे ही बायबैक करने से, बायबैक अगर कर रही है मतलब आउटस्टैंडिंग शेयर्स वो क्या कर रही है, कम कर रही है। एफपीओ के केस में आउटस्टैंडिंग शेयर्स बढ़ा रही थी, मतलब शेयर होल्डर्स बढ़ा रहे थे, शेयर होल्डर्स की इक्विटी बढ़ा रही थी। और बायबैक करने से क्या कर रहे हो, शेयर होल्डर्स की इक्विटी कम कर रहे हैं, ये वैल्यू कम हो गई, शेयर होल्डर्स इक्विटी की वैल्यू कम, तो आरओई की वैल्यू ज्यादा, क्योंकि ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कोई भी अगर आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही।